अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान का किरदार इस वक्त गैर मामूली तौर पर उभर कर सामने आ चुका है क्योंकि अमेरिका और ईरान एक बार फिर तसादुम और मुज़ाकरात के बीच मुअल्लक़ दिखाई देते हैं। सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया इसे रोकने के लिए कितनी संजीदा है। दोनों फरीक अपनी जगह क्यों अड़े हुए हैं? एक तरफ जहां अमेरिका अपनी आलमी बालादस्ती, मशरिक़ वुस्ता में असर व रसूख और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी खुद मुख्तारी और ख़ित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक असर को किसी सूरत कमज़ोर नहीं देखना चाहता। यही ज़िद, यही अना हर मुज़ाकराती मेज़ को बारूद के ढेर पर बिठा देती है। इसी कशमकश में खबर आती है कि ईरानी बहरी नाकाबंदी के बीच अमरीकी बहरिया के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अंदरूनी दबाव, स्ट्रेटेजिक नाकामी या आने वाले बड़े फैसलों की तैयारी का इशारा भी हो सकता है। जब अस्करी क़यादत में हलचल हो तो समझ लीजिए कि पसे पर्दा खेल बहुत बड़ा है। ये भी याद रखना होगा हमें कि माजी में 3 अमरीकी सदूर ईरान पर बराह रास्त हमले से गुरेज करते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बिन्यामिन नेतन्याहू के मंसूबे को आखिर क्यों कबूल किया? इसका जवाब सादा नहीं है। ये दाखिली सियासत, आलमी दबाव और ताकत के तवाज़ुन का पेचीदा इम्तजाज है। ट्रंप के फैसले अक्सर रिवायती सिफारतकारी से हटकर होते हैं और यही गैर मुतवक्किपन दुनिया को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलता है। ईरान का ये बयान कि इंसाफ, वकार और दानिशमंदी की बुनियाद पर मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है, ये एक सिफारती इशारा है, इसे कमज़ोरी ना समझा जाए। उधर व्हाइट हाउस का ये कहना कि शराइत में नरमी नहीं होगी, ये मुज़ाकरात को मुश्किल ज़रूर बनाता है लेकिन नामुमकिन नहीं बनाता। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या बर्फ पिघलेगी और क्या वाकई जुमे को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। गुलाम रसूल बलोच साहब, एक्स एम्बेसडर, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। इसके साथ साथ पीजे मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट, भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और GR बलोच साहब, एक्स एम्बेसडर, से आगाज़ करना चाहूँगी। बलोच साहब, जुमा अब दूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंदिया दिया गया कि जुमे को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई फॉर्मल जवाब नहीं आया क्योंकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफ तो वायलेशन हो रही है, एक तरफ दोबारा से ईरान और लबनान में जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। तो सर, ऐसे में क्या जुमे को यानी कल आप कुछ होता हुआ देख रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, या फिर कोई और खबर अचानक से आती हुई देख रहे हैं आप? शुक्रिया। देखिए, पहले तो प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, लेकिन कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं और कुछ इशारे कोशिश करता है आदमी को उसको समझा जाए। इशारा नंबर 1 ये है कि दोनों तरफ से कि हम बातचीत करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं, किन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं, किन चीज़ों पे भी तकरीबन वाज़े है, कब है वो अभी तक वाज़े नहीं हुआ। हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि दोनों ही तरफ़ैन जो है, फ़रीक़ैन हैं, उसमें एक ये लफ्ज़ बड़ा छोटा होगा कि एतमाद की कमी है। आई थिंक इट्स अ गल्फ, एक बहुत बड़ा गल्फ है। नॉट द गल्फ दे आर फाइटिंग, परहैप्स इट्स द सेम गल्फ, बट इट्स अ गल्फ ऑफ द कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। उसकी भी लड़ाई चल रही है एक लिहाज से कि भाई ए पार्टी कहती है बी को कि हम तुम पे एतबार कैसे करें, बी कहता है आप पे हम एतबार कैसे करें। तो ये जो बेलिकस स्टैंस है, उसके पीछे कुछ थोड़ा सी केमिस्ट्री दोनों मुल्कों की भी है। सही। हमें इसका पता है कि ईरान में जो टॉप लीडर जिसके पास तमाम पावर थे, जो कि उनका सुप्रीम कमांडर भी था फोर्सेस का, स्पिरिचुअल लीडर भी था, हेड ऑफ स्टेट भी था, और एक समाजी रहनुमा भी था एक लिहाज से ओवरऑल। तो उसके जाने के बाद पूरी एक लाइन लीडर्स की जो टॉप थे, जिनके पास मॉरल अथॉरिटी थी, वो अब नहीं रहे। तो अब वो जो नौजवान लीडरशिप आई है, उसमें न हमें पता है, न दुनिया को पता है, ना ही अंदर से कोई अंदाजा है कि कौन कितना, किसका क्या जुरिस्डिक्शन है। तो वहां पे चूंकि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन एक दो ऐसी एंटिटीज हैं जो बहुत ताकतवर है, मतलब IRGC है। इसी तरह से अगर हम अमेरिका पे आए तो वहां पे भी एक मुतलकुल अनानी है डेमोक्रेसी के नाम पे,
तमाम फैसले प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं। इवन वॉर का फैसला भी ट्रंप ने अपने नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल उससे नहीं किया। और आपने खुद जिक्र किया, जबकि इन द मिडल ऑफ अ नेवल कैंपेन चल रहा है, जंग जारी है, और कहते हैं कि यू नेवर सैक योर कमांडर इन द मिड्स ऑफ द वॉर। ये इंटरनेशनल वो एक मकोला है साइंस ऑफ वॉर का, और जो करता है तो उसके लामहला या तो इंटेंशंस बहुत खराब होते या वाकई वो जंग हारता है या हारने की तैयारी कर रहा है। आई कांट से इन दोनों चीजों में अमेरिका किस तरफ जा रहा है, कि क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और फसाद छुपा हुआ है जिसके लिए वो तैयार नहीं था, बिकॉज ही न्यू हिज नेवी ये कहाँ खड़ी है, या फिर ये है कि शिकस्त तस्लीम हो चुकी है इंटरनली, जो वो कहता है unless my bones tell me I will not sue for or I will not ask for the ceasefire। तो शायद उसके बोन्स पे चला गया है कि अब छोड़ना है हमने, तो इसलिए कि भाई ये रेजिस्ट कर रहा होगा। वी डोंट नो व्हाट इज द रियल थिंग। और ईरान की तरफ से भी कुछ जो है वो बड़ा नजर आ रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वहां भी ओपिनियन डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लेट्स स्टे ऑन, टाइम इज ऑन आवर साइड, और जब तक के कमिटमेंट नहीं आते हम अमेरिका से जंग बंदी के का मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन को जो को वो खाली नहीं करते, और ये एश्योरेंस कराते हैं कि अब कोई हमला उसके अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से नहीं होगा। वी शुड नॉट गो फॉर अ मीटिंग। तो जब प्री कंडीशन लगाएं आप नेगोशिएशंस के, तो वो फिर मीडिएटर के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और ये हमारा डिलेमा है, यही हमारा डिलेमा है इस वक्त। बिल्कुल सही। इंजीनियर बलोच साहब, ये जो ओपिनियन डिवाइडेड है ईरान में, आपको लगता है कि क्या इससे ये जो मुज़ाकरात हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर ये सारा जो प्रेशर है वो अमेरिका पे है कि अमेरिका जो है वो वायलेशन भी कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ स्टेटमेंट भी तब्दील हो रही है। सीरियसनेस की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात को लेकर सीरियस है, और अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो सर दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या बचता है? बिल्कुल ठीक है। आधा जवाब आपके सवाल में शामिल है कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नहीं है, और ये मेरा दलील रहा है कुछ दिनों के बाद, जब ये जंग के ये जो ऑप्टिमल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट पहुंच जाता है। आई एम श्योर यू आर सो लर्नेड कि जब ऑप्टिमल लेवल पे क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाता है क्राइसिस, तो फिर उसके डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, जहां पे कोई भी एक फरीक दूसरे फरीक के बिहेवियर में चेंज नहीं ला सकता, इसलिए कि तकरीबन द बैलेंस ऑफ टेरर एस्टैब्लिश हो गया है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है अमेरिका और ईरान के दरमियान, देयर इज अ बैलेंस ऑफ टेरर। अगर ईरान के ऊपर होती है बम्बार्डमेंट, तो वो फिर कार्रवाइयां गल्फ में करता है, और गल्फ से बियॉन्ड करता है, इसराइल पे करता है, और अमेरिकन अड्डों पे करता है। उससे मजीद और इर्ताश फैलता है। जो ऑयल मार्केट्स हैं वो तकरीबन तहस-नहस होने के करीब है, और स्टॉक मार्केट भी। तो पूरी जो मईशत है दुनिया की वो वनरेबल हो जाती है, और ईरान हैव नोन नाउ दिस लीवरेज ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ द वॉर। और इसी तरह से अमेरिका को भी पता लग गया है कि ईरान का जो पेन एब्जॉर्ब करने का थ्रेशहोल्ड है, इट्स वेरी हाई। So despite all the most cruel and disastrous and जो किया है इन्होंने बॉम्बार्डमेंट स्कूलों को, 170 बच्चियां कभी नहीं भूलेंगी दुनिया को, ये दिस विल गो ब्लैक चैप्टर इन देयर। तो अभी तक वो नहीं सरेंडर करा सके ईरान को, तो मजीद कितना करेंगे मुझे बताइए। चलो ब्रिज उड़ा देंगे, उड़ा दें, ऑयल फील्ड उड़ा दें, एक और 2000-3000, अभी तक 3000 लोग बेचारे शहीद हो चुके हैं। कितने लोग मारेंगे? इट्स अ बिग कंट्री, 9 करोड़ की वो है, उसके बहुत सारे लेयर्स ऑफ आर्म फोर्सेस हैं।
एक पूरी की पूरी कार्टर खत्म भी कर दे तो वहाँ बैठे हुए बिल्कुल सही बलोच साहब, यानी जो दोनों फरीकैन हैं वो जंग के मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से अभी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ पाई जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात कट गई थी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। बताइएगा सर कि जुमे को यानी कल के दिन हम कोई ब्रेक थ्रू होता देख रहे हैं? क्या ईरान की तरफ से कोई जवाब आएगा? क्योंकि ईरान ने वाजे कर दिया है कि जब तक ब्लॉकेट खत्म नहीं होता बात आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, देखें कि अभी एक डेड लॉक है और डेड लॉक में दोनों तरफ से है कि अमेरिकन कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट है वो लिफ्ट करें, ईरान कह रहा है नेवल ब्लॉकेट यहाँ से वो उठाए, तो दिस इज ट्रस्ट डेफिसिट है दरमियान में। लाइकली अभी देखें कि कोशिश तो दोनों चाहते हैं, दे आर विलिंग कि इनकी आपस में बातचीत हो और इसके बाद कोई एग्रीमेंट हो, कोई फ्रेमवर्क बने और इसके बाद बातचीत लेके आगे चलें। तो मेरे ख्याल में बट एट प्रेजेंट मसला ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से बयानात है, पोस्चरिंग है, हॉस्टाइल किस्म के हम बयानात देख रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लेकिन बट कल का तो अभी नहीं लगता है। देखिए, तो तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से बहुत हर लिहाज से मुकम्मल है। मेरा ख्याल में हो सकता है कल पहुंचे, परसों हो या रात को बातचीत स्टार्ट हो जाए कल, लेकिन अभी तक ऐसा हमने नहीं देखा। बट स्टिल आप देखें कि जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर से ईरानी एम्बेसडर की मुलाकात हुई है, नकवी साहब की मुलाकात हुई है, USNY के साथ हुई है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए बैक चैनल जो कम्युनिकेशन है वो यकीनन इंटेंस हो रही होगी और उसमें डिप्लोमेसी हो रही होगी। तो लाइकली ये है कि देखें पाकिस्तान बड़ा खुलूस के साथ, सिंसेरिटी के साथ हम चाह रहे हैं कि बैठ के ये आपस में सॉर्ट आउट करें, इंस्टेड कि वो हालात हाथ से बिगड़ जाएं। तो हमें उम्मीद है कि कुछ में यकीनन कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगी। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज, नॉट ओनली अमेरिका है, ईरान है, बल्कि GCC कंट्रीज है, जो खित्ते के ममालिक हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उन सब के इंटरेस्ट में है। बिल्कुल सही। बलोच साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये वक्त कितना चैलेंजिंग है, कितना मुश्किल है? क्योंकि पाकिस्तान पे दोनों फरीकैन ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन इन दोनों फरीकैन को दोबारा से एक मेज़ पर लेके आना और उसके बाद किसी पॉइंट पे अग्री करवाना, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? देखिए, एग्री करवाना, मीडिएशन का थोड़ा सा मैकेनिक हमें समझना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, प्यासे को आप कुएं पे तो ला सकते हो लेकिन पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ ये किया है कि उनको इकट्ठा लाए हैं और उनको वाज़ेह कर दिया है दोनों तरफ को कि जंग के क्या खतरात हो सकते हैं और जो उनके परसेप्शन डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ईच अदर्स पोटेंशियल टू मेक हार्म एंड रेजिस्ट हार्म। दोनों देखिए, दो चीजें होती हैं जंग में, एक की पोटेंशियल, हाउ मच कैन यू डू द अदर, एंड दैट एंटागोनिस्ट जो दूसरा मुखालिफ है उसमें कितनी बर्दाश्त है उस पेन सहने की। क्योंकि इट इज ओनली व्हेन दैट पॉइंट इज रीच्ड के सरेंडर की बात करें। लेकिन ट्रम्प साहब ऑलरेडी अपनी जंग शुरू होते ही कहने लगे जी कि मैं तो जंग जीत गया हूं, क्योंकि उनके प्रेसिडेंट ने गल्फ कंट्रीज से कहा कि वी आर सॉरी दैट वी हैड टू फायर ऑन टू योर कंट्रीज बिकॉज वहां बेस पड़े हुए और उससे एक दो जानी नुकसान भी हुए, हालांकि मतलब एक उनके अपने नेटिव के तो नहीं हुए लेकिन उनका जाहिर है इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज मॉरल जरूर है क्योंकि हमने एक जवाबदारी ले ली। दैट वाज द रीजन नॉट मेनी कंट्रीज वर कमिंग फॉरवर्ड। हमारे लिए ये सबसे बड़ी मॉरल करेज था हमारी लीडरशिप का, हमारे प्रोफेशनल जो ब्यूरोक्रेसी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, कि वी सेड यस वी कैन टेक दिस चैलेंज। पता होता है उनको, हम एज नाउ आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो वी काइंड ऑफ नो कि इट इज सच अ डिफिकल्ट, ये बड़ा गरम वो है एक चीज जिसको हाथ लगाना, wants to do that। हमने we have put our reputation at stake, even the personal reputation of our two top leaders। बिल्कुल ऐसे ही पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान की जो एफर्ट है पूरी दुनिया इसको देख रही है और दोनों फरीकैन भी इसके मुतरफ है। पीजे मीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीजे मीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जुमे के दिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। आप समझते हैं कि कल का दिन इतना ही इम्पॉर्टेंट है और ईरान जो अभी तक खामोश है उसकी तरफ से कोई फॉर्मल जवाब नहीं आया? आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोशिशों से और ब्लॉकेट के बावजूद भी ईरान कोई जवाब देगा, कोई फॉर्मल जवाब देगा, या अमेरिका को हर सूरत ब्लॉकेट हटाना होगा? देखिए जवेरिया,
ईरान में इंटरनेशनली ये यूनाइटेड है, डोमेस्टिकली ये यूनाइटेड नहीं है। अच्छा। इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक व्यू पॉइंट है, इनके जो 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 गवर्नमेंट है उसका दूसरा व्यू पॉइंट है, और जो इंटेलेक्चुअल है उसका एक तीसरा व्यू पॉइंट है। अब बात यहाँ आती है कि ये तीनों एक कुर्सी पे नहीं है या एक पेज पे नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश की है इनको फैसिलिटेट करने की, इनसे बैठ के बात करने की। जब हम कहते हैं कि सरेंडर की बात करते हैं तो ईरान ने तो 47 इयर्स पर सरेंडर किया हुआ है, उस पर तो 47 इयर्स से सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो आज कोई नई बात नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बिंग। अब वो जो बॉम्बिंग है ये आप एक एक्सट्रीम लाइन पे चले गए हैं, जिसके अंदर इनके ऑयल रिजर्व जो है, जहाँ से इनका इकोनॉमी आ रही है, जो भी बची हुई है वो उसको चला रहे हैं। अब आपने देखा कि इससे सारे सानिया से पहले कि लोग निकल आए सामने, they wanted a change because आपको डॉलर का हाल देख लो, वहाँ आपकी इकोनॉमी देख लो, बिल्कुल it was totally crashed. So basically ईरान is in a turmoil. लेकिन ये अब या तो ईगो पे बैठेंगे या ये कहेंगे लड़ेंगे। ये कब तक लड़ेंगे? जज्बात के अंदर हम सारे कहते हैं हाँ जी लड़ेंगे, but that is not the answer. The answer is दुनिया के अंदर जवेरिया टाइम्स फ्रॉम इमेमोरियल प्री हिस्टोरिक टाइम से आप ले लो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसका एक रेजोल्यूशन जो होता है, इट इज ऑलवेज थ्रू पीस, थ्रू नेगोशिएशंस। जी। और ये नेगोशिएशंस जब तक आप नहीं करेंगे आप कब तक लड़ते रहेंगे, मुझे आप बता दें। एट द एंड ऑफ द डे अ फ्यू पीपल हु आर रनिंग America or a few people who are running Iran at the expense of the Americans and the Iranian people। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी पॉलिसीज ही ठीक नहीं है तो अवाम अमेरिका में भी खराब होगी, वो इकोनॉमिकली खराब हो रही है, और ईरान के अंदर आप देख लो कि उसका हाल क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो जवाब मांगते हैं, आई थिंक देयर हैज टू बी एन आंसर, देयर हैज टू बी सेट डाउन। अब ये जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ गए हैं वहाँ, नेचुरली इनको गाइड किया है, फॉरेन ऑफिस ने, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है दैट गोज थ्रू द फॉरेन ऑफिस। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को ब्रीफ किया जाता है कि दीज आर द रिपरकशंस एंड दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। उसके बेसिस के ऊपर आप बात किए जाते हैं। लेकिन फिर जहाँ हमने आगे एक इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक जो चीफ ने लिया है, दैट इज अ वेरी ब्रेव, मैं समझता हूँ कि एक इनिशिएटिव कि ये उनके घर गए, सारों के साथ इन्होंने बातचीत की है, और नेचुरली उनको कहीं ऑब्स्टिकल्स भी मिले होंगे, और इस ऑब्स्टिकल्स की वजह से आज ईरान वो जवाब नहीं दे रहा जो देना चाहता है। आई थिंक ईरान का एक ही का मौकफ है कि वो कहते हैं कि जी ब्लॉकेड जो है उसको खत्म करो। आई टोटली एग्री विद देम। देखो ना, आप कहते हैं कि आपने बात भी करनी है, निगोशिएट भी करना है, और साथ आपने एक वो कहते हैं स्वॉर्ड डेमोक्रेट्स अपने सिर पे रखा हुआ है, तो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। आप ईरान को थ्रेट करके बात नहीं कर सकते, आप ईरान को बिठा के बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे, और ईरान भी ये कह रहा है कि आप थ्रेट करके कोई बात नहीं कर सकते। उससे पहले भी देख लिया कि अमेरिका ने जितना भी थ्रेटन करने की ईरान कोशिश की, ईरान जो है वो थ्रेटन नहीं हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, ट्रंप जो है वो आबनाए हुर्मुज़ की जो नाकाबंदी है, क्या इसको खोलने पर मजबूर हो जाएगा अगर अमेरिका मुज़ाकरात चाहता है तो? राइट, देखें कि आज वो आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा, उसमें रॉबर्ट मुले हैं, उनके पुराने फर्स्ट टर्म में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और 2015 की वो बता रहे थे कि जो नेगोशिएशंस हुए, ही वाज पार्ट ऑफ दैट। उनका मानना है कि ट्रंप जो है कि एक तो कहा कि इम्पल्सिव है, और सेकंड उन्होंने कहा कि टेम्परामेंटल है। और आज आप देखें, एक दिन की अगर आप उनकी पोस्टें उठा के देखें, सुबह वो तारीफ कर रहे थे, अब्बास इराक़ची बड़े ज़हीन आदमी हैं, जीनियस हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी शाम को कह दिया नहीं, वो जो शिप नजर आती है उनको डुबो दो, तो ये कर दो, वो कर दो, तो वो है। लेकिन ये है कि लाइकली यू नेवर नो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी बार वो कहते हैं कि हमने ब्लॉकेड लिफ्ट कर दी है जी, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईरान की जो मेजर डिमांड भी यही है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है और बातचीत पे वापस आना है, तो वो कहते हैं नेवल ब्लॉकेट आप उसको लिफ्ट करें, क्योंकि दैट इज वायलेशन ऑफ सीज़फायर जो इनिशियली एग्री हुआ था। और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ईरानी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ब्लॉकेट है वो भी लिफ्ट करेंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो हो सकता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैरिज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इवन ए गुडविल जेस्चर, आपका कोई ऐसा स्टेप है, कोई छोटा भी कदम जो हो जिससे एक वहां पे अच्छा सिग्नल जाए, तो दैट्स वाई देखें कि एक तरफ से आप पोस्चरिंग है, आप प्रेशर भी रखना चाहते हैं,
और फिर आप ये देखें कि उनको इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं एंड यू आल्सो वांट टू टेक कंसेशंस, और जो इसलिए आप ये प्रेशर कर रहे हैं, कल जब टेबल पे बैठेंगे तो आप यू टॉक फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जी। तो ये इस तरह एक उनकी रिक्वायरमेंट है। बट मेरे ख्याल में अल्टीमेटली देखें, इस्लामाबाद उनके सबका डेस्टिनेशन होगा, और जो देखें अब अमेरिका भी चाह रहा है ऑफ रैंप, जो कोई भी एग्जिट, दे आर लुकिंग फॉर एन एग्जिट। ईरान यकीनन चाहेगा कोई ऐसा एग्रीमेंट हो या फ्रेमवर्क फाइनल हो जाए विद दैट कि वो डिग्निटी हो, डिग्निफाइड तरीके से एक्सेप्टेबल भी उनको हो, बिल्कुल ताकि सही। जब वो वापस जाएंगे तो आवाम को कह सकें कि हमने ये चीजें थी और हमने इसमें स्टैंड लिया और हमने चीजें मनवा ली है। बिल्कुल So, ऐसे ईरान ये जो है दो डिग्निफाइड तरफा जो है वो दोनों तरफ से होगा। कोई फ्रेमवर्क चाहते हैं। अभी नाज़रीन खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहा है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो उनके सामने पेश किया जाए और दोनों इस पर राजी हो जाएं। क्या इसमें सदाकत है और क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, इस पर हम अपने पैनल की राय लेंगे, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमरीका जंग के हवाले से जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड है इस पे बात हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो कुछ घंटे ये जो चल रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए गए हैं, और जुमे के हवाले से उनकी तरफ से कहा गया है कि जुमे को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं जो ब्रेक से पहले कर रहे थे। बलोच साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी डिस्कशन का। सर, ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और पाकिस्तान है वो मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ये एक खबर है, एक र्यूमर है, ज़राए ऐसा बता रहे हैं, एक ऐसा ड्राफ्ट होगा जिस पर दोनों फरीकैन जो हैं वो अग्री कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत हो सकती है, और दूसरा सर, ये जो आलमी ताकतें हैं, ख़ासतौर पे अगर हम बात करें रशिया की, चाइना की, इनका जो किरदार रहा है या अभी भी जो किरदार अदा कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए, जहाँ तक चाइना का और पाकिस्तान की कोऑपरेशन, आई थिंक वो शुरू से ही रही है। पाकिस्तान से न सिर्फ चाइना से, लेकिन बाकी भी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनमें जो 4 फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, जिसको हम मुस्लिम मिडिल पावर कहते हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड टर्की, वो यहाँ आए थे, और एक वो फ्रेमवर्क भी है। सो एंड चाइना इज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, बिकॉज गल्फ का जो ऑयल है उसका 80% जो आता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है चाइना के पास, और बहुत बड़ा 90% ऑफ ईरानी ऑयल गोज टू चाइना। तो आई थिंक चाइना इज जस्ट नॉट अ बायस्टैंडर, इट्स अ स्टेक होल्डर। तो मैं नहीं समझता कि चाइना वुड स्टैंड आउटसाइड, नो एट ऑल। हाँ, सामने हम हैं वो, लेकिन वो कर रहे हैं। तो उसमें जो मैंने इनकी खबर जो सुनी थी कि उसमें देयर आर 4 प्रिंसिपल्स व्हिच आर नोन एक्चुअली प्रिंसिपल, जो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि पीस प्लान इन उसूलों पे होना चाहिए। जो मीडिएटर होता है वो आपको उसूल दे सकता है, रहनुमा, वो फ्रेमवर्क दे सकता है, उसके अंदर बाकी जो है वो नेगोशिएशन खुद करेंगे। तो उसके सीधा जो पॉइंट है वो मैं ख्याल शेयर करना अच्छा होगा हमारे ऑडियंस के लिए। नंबर 1 इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड रीजनल कोऑपरेशन, वो हमेशा चाइनीज कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी की भी वो ना करें, नंबर 2। नंबर 3, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका रेफरेंस to the including the state of Hormuz. Number and UN Charter 4, balancing development and security. आप किसी को भी कंप्रोमाइज, आप अगर सिक्योरिटी पे सिर्फ जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। तो एक लिहाज से ये रहनुमा उसूल है कि भी आपने ये एक बैलेंस करना है कि कितना सिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेनी है, या आपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का भी सोचना है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो होपफुली कोई इनपुट आएगा दोनों फरीकैन से, दे कैन मूव फॉरवर्ड। जी, लेकिन यकीनी तौर पे काबिश जारी। बिल्कुल सही। पीजे मीर साहब, ये जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये तमाम पॉइंट्स का अहाता कर रहा है और दोनों फरीकैन अग्री हो जाएंगे इस पे? आई डोंट थिंक सो। देखें, ईरान 47 इयर्स में आपको पहले कहा है कि इनकी बनी नहीं, और इनकी ये जो 47 साल के नेगोशिएशंस हैं, इसमें मुझे बताएं ईरान को क्या फायदा हुआ है अपार्ट फ्रॉम सैंक्शंस? ये क्या फायदा हुआ है? इस वक्त ईरान के पास एक एक्सीडेंटल लीवरेज आ गया है कि जब अमेरिका ने एक अनजस्टिफाइड अटैक ईरान पे किया है, ईरान एक, आप कह लो, कुदरती तौर के ऊपर उसके पास एक लीवरेज आ गया है कि जिसके अंदर अब वो कहता है कि तुम मेरी सुनोगे तो फिर मैं तुम्हारी भी सुनूंगा। अब यहाँ बात आ गई है एक प्रिंसिपल की, $20 बिलियन जो कि उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं ईरान के, दे वांट दैट टू बी रिमूव्ड। फिर वो कहते हैं जी एनरिचमेंट पे हम जाएंगे नहीं। अब बात आती है
कि ये जेडी वैंस ये पाकिस्तान में बैठ के कहा है ना जी कि तुम न्यूक्लियर नहीं कर सकते हो, हम ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा। ये उस मुल्क में बैठ के कह रहा है कि जिसके पास खुद 170 न्यूक्स पड़े हुए हैं, ये उस मुल्क में बैठ के बात कर रहा है। जी। और बात यह है कि हमने तो एनपीटी साइन ही नहीं की, ईरान ने तो 1968 में साइन किया हुआ एनपीटी। अब आप मुझे बताओ, सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू, देखो ये गेम है बहुत बड़ी, ये गेम है लॉन्ग लास्टिंग गेम, बिकॉज इसके अंदर इट इज नॉट अबाउट न्यूक्लियर, ये बाकियों के पास न्यूक्लियर पास भी हैं, सो व्हाट, ईरान बेसिकली इज राइट नाउ इज नॉट अ टारगेट ऑफ यूरेनियम। मेरी नजर के अंदर इट इज अ टारगेट वेयर अमेरिकन्स वांट टू कम इन, और वो अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर और बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, माजी में अगर हम करें तो 3 अमरीकी सदूर जो हैं वो बराह रास्त ईरान पर हमला करने से गुरेज करते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के कहने पर उन्होंने अटैक कर दिया है। आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन ट्रंप की तरफ से की गई है और अब जो बॉल है वो ईरान की कोर्ट में है? ईरान जब तक अपनी शराइत नहीं मनवा लेता, ये अगला जो राउंड है मुज़ाकरात का, ना तो वो होगा और ना ही मुकम्मल तौर पर इस मसले का हल निकल सकता है। कैसे देखते हैं आप सर इसे? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम ये कह सकते हैं ईरान ने डिनाइड द वार ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका हासिल करना चाहता था, तो कोई भी वार ऑब्जेक्टिव जो था ईरान के अंदर वो हासिल नहीं कर सका। तो इसका मतलब है ईरान की उसमें बर्तरी हासिल रही। दैट इज वन थिंग, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्राउंड रियलिटी से डिस्ट्रक्शंस हुई है। $270 बिलियन का वो खुद कह रहे हैं। और फिर देखें, एक उनकी एक आप समझ लें लिमिटेशन होगी कब तक वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, ईरान विल नेवर कोलैप्स, वो कभी गिव इन नहीं करेगा, तो वो क्रेडिबिलिटी उनकी है। लेकिन जो जिस तरीके से स्टेप्स अभी अमेरिका ने लिए हैं, आप समझ लें इट हैज बिकम ए जगलर व्हेन यहाँ ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज बिकम, और जिस तरह अभी लिखा जाता है कि इट हैज बिकम नो पार्ट ऑफ देयर टेक्स्ट बुक। फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट होता है सो दे विल ट्राई, इसको पकड़ लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। और सेकंड, अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा कि इट हैज नाउ बिकम, ईरान हैज डिकवर्ड देयर न्यूक्लियर एसेट। आगे उन्होंने लिखा दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। बिल्कुल सही। अब ये है कि अमेरिका ने पीछे आके उन्होंने अपने नेवल ब्लॉकेड कर दिया, सो दैट इज फ्रॉम नॉर्दर्न एज ऑफ ओमान से लेके सिस्तान बलोचिस्तान तक उन्हें ब्लॉक करके बैठ गए हैं। सो जो इनके रेवेन्यू जनरेट हो रही थी $500 मिलियन, तो वो तो बंद कर दिया। सो ईरान ऑलरेडी सैंक्शंस में है, सो मुश्किलात उनके लिए पड़ सकती है। सो देयरफॉर देखें कि जो भी हो वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहता है। दैट्स व्हाई वो कहता है पिछले 47 साल में किसी ने फैसला नहीं किया, मैं इसको वंस फॉर ऑल इसको हल करने के लिए जा रहा हूँ। सो मेरा ख्याल में तो वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, वो एक जिस तरह वो बयान दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान ने अपनी विल पावर है, रिजॉल्व है, रेजिलियंस है, हिस्ट्री है, और जस्ट वो समझते हैं जस्ट कॉज के लिए वो लड़ रहे, यूनिटी है, तो वो मेरा ख्याल में कभी इस तरीके से वो गिव इन नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही झुकाने, ईरान जो है किसी सूरत भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। पीजे मीर साहब, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल आवाज नहीं आ रही थी, आप प्लीज अपना जुमला कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, यहाँ आपने एक चीज देखनी है कि एक आदमी जो गलती करता है और उसके लिए वो 10 झूठ बोलता है जी। अब ट्रंप 20-30 झूठ बोल के हर चीज को रिट्रैक्ट करता है। अब दुनिया को समझ नहीं आती है, यूरोपियंस को समझ नहीं आती है क्या इज दिस मैन ट्रस्टवर्दी। अब आप मुझे बताओ, व्हाई इजंट नेटो इन दिस फाइट? बिकॉज इट इज नॉट देयर फाइट, इट इज नॉट इवन अमेरिका's फाइट, इट इज ओनली ट्रम्प्स फाइट। और आप देखेंगे कि अभी ये जो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, आपको एक रिजल्ट आ जाएगा। 67% इस वक्त जो लोग हैं देयर अगेंस्ट दिस वॉर। पेट्रोल की कीमत $6, $6.5 कहीं 7 में भी चली गई है। अब आप मुझे बताओ, हम तो डॉलर को रुपए के अंदर करेंगे, वो जब करेंगे अपनी इकोनॉमी के लिए, इट इज अ बिग ब्लो टू देम एंड द प्राइसेस आर राइजिंग। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो गई है। और ये अगर सीज़फायर जो है, अगर ये हम इसको आप कह लो कि इट कंटिन्यूज, फिर भी रिकवरी टाइम आपका बहुत ज्यादा है। आपको रिकवरी टाइम जो है ये इतना नहीं मिलेगा ऑल ऑफ अ सडन कि जी ब्लॉकेट खत्म हो जाएगी और एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। नॉट, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम एंड दिस टाइम आई डोंट नो कि इसको ये जो ट्रम्प के जो एडवाइजर्स हैं ये वही है ना जी, जो रूबियो कहता है कि दिस मैन इज अ कॉन मैन, ये वैंस वही है ना जी कि दिस मैन इज नॉट फिट टू बी अ प्रेसिडेंट, ये वही है ना। तो आज ये बैठे में हैं
बिल्कुल सही पीजे मीर साहब, ये जो सिचुएशन है ये बहुत कंफ्यूजिंग इस वक्त बनती है और इस कंफ्यूजन से निकलना कैसे है ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंक्लूड करेंगे कि आखिर कल के दिन क्या बड़ा होने जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर में एक्सटेंशन तो कर दी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि सीज़ फायर जो है वो फ्रेजाइल है और किसी भी वक्त एस्केलेशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में इस वक्त जो जहाज़ों की पकड़ धकड़ हो रही है दोनों तरफ से, ईरान ने भी टिट फॉर टैट किया है और ईरान ने भी 2 जहाज़ों को पकड़ा हुआ है। तो जो मिलिट्री हम देख रहे हैं प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है दोनों तरफ से, इससे कुछ सिग्नल्स हैं जो दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। बलोच साहब, ऐसे में पाकिस्तान जो मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, आपको लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है दोनों फरीकैन के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, और इस अपॉर्चुनिटी को इनको अवेल करना चाहिए क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि अब कोई और ऑप्शन इनके पास मौजूद नहीं है? क्या कहेंगे सर? कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके लेना चाहूँगी। डेफिनेटली पाकिस्तान ने अमन का दरवाज़ा खोला है। इस्लामाबाद इज एन ओपन डोर नाउ फॉर पीस और सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेंसस भी है रीजन का। उस हमारी एफर्ट को ग्लोबल सपोर्ट है, यूएन सेक्रेटरी जनरल से लेके यूरोपियन यूनियन से लेके एशियन कंट्रीज, तमाम की तमाम दुनिया इस पे जो है मुत्तफिक है और पाकिस्तान पे एतमाद एज ए अनबायस्ड, न्यूट्रल एंड इफेक्टिव मीडिएटर जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों ही जो वॉरिंग पार्टीज हैं उनके लिए मेरा ख्याल है ये अप्रोप्रिएट भी है और परहैप्स आखिरी जो है वो एक मौका है कि वो फिर लंबी जंग में दाखिल होने से बेहतर है कि अमन से बात करें वो। और मुझे उम्मीद है एट द एंड ऑफ द डे डिले हो सकता है लेकिन दे कैन नॉट डिनाई द पीस एंड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली ऑफ द टू कंट्रीज। तो पीपल्स डिमांड का अपना जो वो एक फोर्स होता है, क्या वो कहते हैं जिसको हम उर्दू में नकार है खुदा बन जाता है जब पूरी दुनिया कुछ कहती है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अमन होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीजे मीर साहब, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं? फाइनेंशियल टाइम्स की बात करें तो फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गैर मामूली किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का किरदार, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। इफ नॉट मुज़ाकरात देन क्या ऑप्शन है इन दोनों के पास? देखिए, जो ये हमारी इतनी तारीफें कर रहे हैं जी, ये वही है ना जो कि लास्ट मिनट पे हमें इन्होंने डिच किया हुआ है। तो आप इन पे ट्रस्ट ना करें। सही। हमारे ये इनके फील्ड मार्शल नहीं है, ये हमारे फील्ड मार्शल हैं। वो जब कहते हैं ना माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ही इज गॉट नथिंग टू डू विद यू, ही इज हमेशा इख्तिलाफ आप अपना पॉइंट रखते हैं। बिल्कुल सही है मीर साहब। एंड यू नो इसके अंदर आई एम वेरी फर्म ऑन दिस, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हम कोशिश पूरी करेंगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, रिजल्ट निकल सकता है जब अमेरिका, मैं कहता हूं कि ये डिवोर्स ना करे इजराइल को, लेकिन इजराइल के साथ सेपरेट हो जाए। अच्छा। क्योंकि देखो ना, अगर अमेरिका को तकलीफ है कि भाई अगर उसने न्यूक की उसको तकलीफ है, एनरिचमेंट की उसको तकलीफ है, तो व्हाट इज इजराइल्स प्रॉब्लम? ये मुझे बताएं। व्हाट इज इजराइल्स प्रॉब्लम कि इट इज कमिंग अलोंग एंड बॉम्बिंग तेहरान? इनकी क्या प्रॉब्लम है? सो बेसिकली दे हैव टू सेपरेट देमसेल्व्स, बिकॉज ईरान को मैं यहाँ क्रेडिट देता हूँ amongst all the countries of the world, forget Islamic or non-Islamic, the only country which has stood firm for the people of Palestine. And I think Israel, you know, Iran has to be appreciated for that. कि वो एक्चुअल वो मजम्मत नहीं कर रहा, वो लड़ रहा है। और ये जो चीज है, ये जो जितनी भी चीज हम देख रहे हैं, इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना है। लेकिन कल हम बैठ के बात करते हैं, ये कब तक ये लास्टिंग पीस होगी? Think about that. आपके जो गल्फ के अंदर जो आपकी जो फ्रैक्चर्स हो गए हैं बिटवीन ईरान एंड द गल्फ स्टेट्स, और टुमारो पाकिस्तान इज वेल। क्योंकि अगर पाकिस्तान का, अगर आपने कहा ना पुश कम्स टू अ क्रंच, अगर पाकिस्तान को ये करेगा, व्हाट विल पाकिस्तान डू? विल इट सपोर्ट अमेरिका और विल इट सपोर्ट ईरान? बिल्कुल सही। हमने तो अपने नेबर्स को देखना है ये चीज। सो ये हमारे लिए भी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। एंड डोंट फॉरगेट, नेक्स्ट इन लाइन आर पाकिस्तान एंड टर्की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो ऑप्शन पीजे मीर साहब ने बताई है, क्या आप उससे अग्री करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अपने आप को इसराइल से बिल्कुल डिटैच कर ले? देखिए, लाइकली तो नहीं लगता है, क्योंकि टोटल कंट्रोल जो है इजराइली लॉबी है, इजराइल का प्रेशर है। देयर आर सेवरल
रीजन है जिसकी वजह से दे आर अंडर प्रेशर है। दैट्स व्हाई अमेरिकन सारे मान रहे हैं ना, दे आर फाइटिंग इजरायली इस बार। और फिर ऊपर से देखें ना कि इवन अमेरिका के अंदर जो इजरायली पॉपुलरिटी जो पिछले जमाने में थी वो दैट इज आल्सो ड्रॉप टू 60%। तो इसका मतलब है लोगों को भी रियलाइजेशन हुई है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है, पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा और फिर खित्ते के अंदर पाकिस्तान क्या करना जा रहा है, वी डोंट वांट कि ये ऐसा वाकया हो कन्फ्लिग्रेशन की तरफ जाएं, मुस्लिम्स फाइटिंग, मुस्लिम कंट्रीज फाइटिंग ईच अदर। दैट्स व्हाई हम अल मायदा की सूरत के उसमें जो वर्स है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने इंसानियत की जान बचाई है। सो हम कोशिश करें कि मुसलमानों को आपस में लड़ने से बचाएं। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो विच इज एक्सेप्टेबल, डिग्निफाइड और डिग्निटी के साथ, विच इज एक्सेप्टेबल टू ईरान and also the Americans, but stakeholders includes the GCC countries और यकीनन the international community भी इसमें stakeholder है। So पाकिस्तान का sole objective peace and stability है, region के अंदर है। और उसके लिए पाकिस्तान देखे strategic patience देखे ना हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप की, आप पेशेंस देखे, इस्लामाबाद के लोगों के पेशेंस देखे कि हम जो स्टेप उठाने जा रहे हैं, जो बेड़ा हमने उठाया है वो मेरे ख्याल में बहुत ऊंचा है। और यकीनन देखिए सिंसियरिटी देखिए, वट एवर इज द आउटकम एट द एंड ऑफ द डे, अगर जो भी इसका आउटकम होता है, लेकिन पाकिस्तान को तारीख में याद रखा जाएगा। पाकिस्तान वाज द ओनली कंट्री, जब कोई बातचीत क्लियर नहीं करवा रहा था हमने वॉलंटियर किया, हमने कोशिश की। बिल्कुल ऐसे ही, और तारीख इस चीज़ की गवाह है और हमेशा पाकिस्तान का जो किरदार है वो याद भी रखा जाएगा। गुलाम रसूल बलोच साहब, पीजे मीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, आप तीनों मानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।